नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत बंदर अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, इससे पहले हमने मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत जो कि हमारा बुंदेला राजवंश था उसका अध्ययन किया था। और बुंदेला राजवंश के पहले वाले भाग में हमने रुद्र प्रताप बुंदेला से लेकर जो जुझारू सिंह बुंदेला था, रुद्र प्रताप बुंदेला से लेकर जुझारू सिंह बुंदेला तक बुंदेला राजवंश का अध्ययन किया था। उस वाले भाग में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। एक चीज़ मैंने शुरुआत में ही आपको गलत बता दी थी, तो वैसे मैंने आपको नोट्स के माध्यम से भी बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे नीचे कमेंट कर कर भी कह दिया है। एक बार और हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेंगे और उसके बाद हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब कभी भी आप ग्लोब में, ठीक है, ये ग्लोब मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, जब आप कहीं ग्लोब देखोगे तो ग्लोब का इस क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो दिशा है ये कहलाएगी क्या, अपनी पूर्व। और ये जो दिशा है ये कहलाएगी अपनी क्या, पश्चिम, ठीक है। इसके ऊपर वाली उत्तर और इसके नीचे वाली दक्षिण। और यहीं पर अब जैसे कि अगर हम बात माने भारत की बात करें तो भारत का ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, पूर्वी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश स्थित है। और ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी। यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात स्थित है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, उत्तरी, जहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर स्थित है। और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी, जहाँ पर कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के नक्शे में भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार ये मध्य प्रदेश राज्य का नक्शा है तो यहाँ पर भी क्या होता है, यही वाली बात लागू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला अनूपपुर है और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर अलीराजपुर झाबुआ है, ठीक। इसके ऊपर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और इसके नीचे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। तो इस प्रकार से अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये जो है हमारी पूर्वी दिशा है, ठीक है। ये क्या है, पूर्वी दिशा है। और इसके ऊपर जो दिशा है यह है उत्तर, तो ये दिशा कहलाएगी हमारी क्या, उत्तर पूर्वी दिशा। जबकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसको दक्षिण पूर्वी दिशा कह दिया था, ठीक। इसी के विपरीत ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है ये है हमारी क्या, दक्षिण दिशा। जबकि इसके जो ऊपर वाली दिशा है ये क्या कहलाएगी, पूर्वी कहलाएगी। तो इसको कहेंगे हम क्या, दक्षिण पूर्व, और इसको कहेंगे हम क्या, उत्तर पूर्व। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य का बुंदेला राजवंश है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो बुंदेला राजवंश की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में हुई थी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुई थी, जो कि एक समय पहले चंदेल वंश के शासनकाल में जेजा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। बुंदेला राजवंश की स्थापना के बाद ये क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से जाना जाने लगा, ठीक। इसके जो नीचे क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये मध्य प्रदेश राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा, जो कि बघेल राजवंश की स्थापना के बाद बघेलखंड के नाम से जाना जाने लगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने ये उस वाली वीडियो में कमेंट कर कर भी बता दिया था, ठीक है। जब मैंने आपको वीडियो का पीडीएफ दिया था तो पीडीएफ देते समय भी मैंने ये वाली बात आपसे टेलीग्राम ग्रुप में कह दी थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो कि आपका ये लेक्चर है, लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे और आप सभी ने अपने अपने नोट्स में इसको सुधार लिया होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। छोटी सी एक जियोग्राफिकल भूल है, इस भूल के लिए हमको क्षमा कीजिएगा। देखिए, भूल इंसान से ही होती है और हम इंसान ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत इससे पहले हमने बुंदेला राजवंश का जो अध्ययन किया उसमें हमने रुद्र प्रताप बुंदेला से लेकर जो कि जुझारू सिंह बुंदेला था यहाँ तक क्या किया था, बुंदेला राजवंश का अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने देखा कि जुझारू सिंह बुंदेला के बाद देवी सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला, सुजान सिंह बुंदेला
इत्यादि कई छोटे छोटे शासक आए, वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने बुंदेला राजवंश के राज्य सिंहासन का राज्यभार संभाला। देखिए, ये जो शासक थे आपके, ये ज़्यादा बड़े शासक नहीं थे। इन्होंने मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में बुंदेला राजवंश की राज्य सत्ता पर शासन किया था, और ज़्यादा इनसे कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हम आज के इस लेक्चर में इन्हीं छोटे छोटे शासकों को देखेंगे, क्योंकि बाई चांस आपसे कोई OT वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कोई छोटा क्वेश्चन इनसे प्रीलिम्स में लिखने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर आप अच्छे से लिख सकें। तो जो जो जानकारियाँ इनके बारे में ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं या कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जुझारू सिंह बुंदेला के बाद बुंदेला राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ देवी सिंह बुंदेला। ठीक है, क्या नाम था इसका? देवी सिंह बुंदेला। अगर बात की जाए देवी सिंह बुंदेला के बारे में, तो देवी सिंह बुंदेला जो था, इसने चंदेरी के शासक के रूप में ओरछा में शासन किया था। ठीक है, चंदेरी के शासक के रूप में क्या किया था इसने? ओरछा में शासन किया था। याद रखिएगा, देवी सिंह बुंदेला ने चंदेरी के शासक के रूप में ओरछा में शासन किया। इसके बाद देखिए, जो देवी सिंह बुंदेला था, इसने मुगल शासक शाहजहां के वफादार होकर क्या किया? ओरछा में राज सिंहासन किया। मतलब ये मुगल शासक शाहजहां का वफादार था। ठीक है, अब देखिए, ये क्या था? मुगल शासक शाहजहां का वफादार था। इसके बावजूद भी क्या था? शाहजहां ने इसको ओरछा के राज्य सिंहासन से हटा दिया। तो बात आती है कि क्यों हटाया? जब ये मुगल शासक शाहजहां का वफादार था, भाई जब हम तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम कर रहे हैं, तो फिर हमको ओरछा के राज सिंहासन से क्यों हटाया? कारण ये था कि जो ओरछा की विद्रोही जनता थी, जो कि मुगलों के खिलाफ थी, उसको ये काबू नहीं कर पाया। इस कारण से इसने, शाहजहां ने इसको ओरछा के राज्य सिंहासन से हटा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओरछा के राज सिंहासन से हटाया। और क्यों हटाया? ओरछा की विद्रोही जनता को काबू नहीं कर पाया ये, क्योंकि ये देखिए, जो ओरछा की विद्रोही जनता थी उसको ये काबू नहीं कर पाया, जो कि मुगलों के खिलाफ थी। तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है। कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि बुंदेला राजवंश का वो कौन सा शासक था जो कि मुगल शासक शाहजहां का वफादार था? तो आप क्या कहोगे? देवी सिंह बुंदेला। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से बुंदेला वंश का वो कौन सा शासक था जो कि ओरछा की विद्रोही जनता, जो कि मुगलों के खिलाफ थी, को काबू ना कर पाने के कारण शाहजहां ने इसको ओरछा के राज सिंहासन से हटा दिया था? कौन था? देवी सिंह बुंदेला था, और चंदेरी के शासक के रूप में इसने ओरछा में शासन किया था। यही बातें क्या है इसके बारे में लिखने के लिए आ सकती हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है हमारा जो अगला शासक बनता है, वो बनता है पहाड़ सिंह बुंदेला। कौन बनता है? पहाड़ सिंह बुंदेला। पहाड़ सिंह बुंदेला। अगर हम बात करें पहाड़ सिंह बुंदेला के बारे में, तो ये भी क्या है? बुंदेलखंड में मुगल सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में ओरछा के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए कि ये बुंदेलखंड में मुगल सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में ओरछा पर बैठा। ठीक है, या ओरछा के राज सिंहासन पर बैठा। पहली बात। फिर इसने बल्क, देखिए बल्क एक जगह है
काबुल और कांधार यहाँ के युद्धों में मुगल शासन की ओर से भाग लिया। ठीक है, बल्कि काबुल व कांधार के युद्ध में मुगलों की ओर से इसने भाग लिया। तो ये भी याद रख लीजिएगा, बल्क काबुल और कंधार के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। ठीक है, बल्कि काबुल और कांधार में के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। फिर इसके बाद आता है बुंदेला राजवंश का अगला शासक सुजान सिंह बुंदेला। ठीक है, कौन आता है? सुजान सिंह बुंदेला। सुजान सिंह बुंदेला जो था, इसने मुगलों की ओर से कश्मीर पर आक्रमण किया था। ठीक है, मुगलों की ओर से कश्मीर पर आक्रमण। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंदिरामणि बुंदेला। ठीक है, सुजान सिंह बुंदेला के बाद बुंदेला राजवंश का जो अगला शासक होता है वो होता है इंदिरामणि बुंदेला। नाम ही याद रख लीजिए बस आप, काफी है, ज्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। इंदिरामणि बुंदेला के बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ ये हुआ यशवंत राव बुंदेला। ठीक है, क्या नाम था इसका? यशवंत राव बुंदेला। फिर यशवंत राव बुंदेला के बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ राजा चंपत राय। ठीक है, यशवंत राव बुंदेला के बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ राजा चंपत राय। चंपत राय इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपका, लेकिन आपको एक बात बता दूं, बुंदेला राजवंश का जो सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट था राजा छत्रसाल, उसके पिता का नाम था राजा चंपत राय। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हम इसके अगले लेक्चर में जो बुंदेला राजवंश का सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट हुआ राजा छत्रसाल, उसकी हम चर्चा करेंगे इसके अगले वाले भाग में। ठीक है, यहाँ पर हम छोटे छोटे शासकों को ही देख रहे हैं, तो उसके अगले वाले भाग में हम चर्चा करेंगे, वहाँ पर हम राजा छत्रसाल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपका मधुकर साहब बुंदेला भी इम्पोर्टेंट अच्छा शासक था, वीर सिंह बुंदेला, जुझारू सिंह बुंदेला भी अच्छे शासक थे, पर जो बात राजा छत्रसाल बुंदेला में थी, राजा छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों के प्रति जो विरोध किया उसमें जो उसको सफलता मिली वो अन्य बुंदेला शासकों को नहीं मिली थी। इस प्रकार क्या है, बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट में राजा छत्रसाल बुंदेला की गिनती की जाती है। तो जो राजा चंपत राय था, ठीक है, क्या नाम था इसका? राजा चंपत राय। ये क्या था? बुंदेला वंश के शासक छत्रसाल बुंदेला का पिता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका साम्राज्य क्षेत्र कहां कहां तक था, तो बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र में इसका शासन था। ठीक है, बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र में। ठीक है, अगर डगाई बोले तो जो पन्ना एवं उसके आसपास का क्षेत्र है, पन्ना व उसके आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को डगाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर में हमने बुंदेला राजवंश के जो छोटे छोटे शासक थे उनके बारे में देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो बुंदेला राजवंश का सबसे प्रमुख एवं सबसे योग्य सम्राट रहा है राजा छत्रसाल, उसकी हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद जो अंतिम शासक रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट कर जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।